को देखता हूं जो लोग रोल मॉडल्स हैं बच्चों के, यानी फिल्म के, सीरियल्स के कलाकार, जब कोई देश के ऊपर बोलना शुरू करते हैं मैं समझ जाता हूं इनकी कोई फिल्म आने वाली है। आप भी ऐसा रिसर्च करके देखिएगा, लगभग 70-75% लोग अचानक सैनिकों के बीच में जाना शुरू होंगे या देश के बारे में बोलना शुरू कर देंगे। ये यूज गलत है। थॉट प्रोसेस, लेडीज का थॉट प्रोसेस बदलने की जरूरत है, टीचर्स का थॉट प्रोसेस बदलने की जरूरत है। सब चीजों को एजुकेशन के माध्यम से हम अर्निंग पर लाकर फोकस कर देते हैं। इस थॉट प्रोसेस को बदलने की जरूरत है। एजुकेशन में और सब्जेक्ट टीचिंग में फर्क होता है। जब तक हमारे बीच में एक एजुकेशन के ऐसे पुरोधा हैं जो चाहे तो इस परिवर्तन को बहुत तेजी से लागू कर सकते हैं, जब तक एजुकेशन को हम सोसाइटी से नहीं जोड़ेंगे और सब्जेक्ट टीचिंग से अलग नहीं करेंगे, एजुकेशन का कोई अर्थ है ही नहीं। मैं बहुत स्पष्ट बता रहा हूं, स्कूल खुलते जा रहे हैं, बच्चों के आईक्यू लेवल्स कम होते जा रहे हैं, बच्चे समाज से जुदा होते चले जा रहे हैं। बोलिए मैं गलत कह रहा हूं क्या? क्या फायदा है ऐसी एजुकेशन से? क्या फायदा है? इन एजुकेशन की रियलिटीज क्या है? मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में काम किया। मैं वैल्यू एजुकेशन का एक सिलेबस बनाना चाहता था। ये 4-5 साल पुरानी बात है, क्योंकि सितंबर 2011 के अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई थी कि 10 में से 6 भारतीय बच्चे डिप्रेशन का शिकार हैं। और अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई है 10 अप्रैल से पहले, जिसमें 10 में से 5 भारतीय महिलाएं डिप्रेशन या बिहेवियरल डिसऑर्डर्स के शिकार हैं। सीरियसली लीजिएगा इस बात को। वैल्यू एजुकेशन का सिलेबस तो बन गया, लेकिन उसमें 2 खामियां हुई। वैल्यू एजुकेशन किताब में सीमित हो गई। क्या वैल्यूज किताबों से पढ़ाई जा सकती है? गुस्सा नहीं आना चाहिए, कौन नहीं जानता यहां पर। आप अपने घर में जाइए, 3 साल का बच्चा भी बता देगा गुस्सा नहीं आना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन गुस्सा आता है, झूठ बोलते हैं, इसे रोका कैसे जाए? यह ट्रेनिंग का पार्ट है जो एक टीचर को इम्पार्ट करना चाहिए अपने स्टूडेंट को, जो कहीं नहीं किया जाता किसी एजुकेशन के अंदर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे पहले बता देते तो मैं और सीमित हो जाता। तो मैंने तो टाइम पूछा था। चूंकि बात अधूरी रह जाती है तो संदर्भ प्रसंग बदलते हैं। खैर, मैं वाणी को यही विराम देता हूं। कुछ बुरा लगा तो क्षमा, बाकी बात फिर। सर की अमृतवाणी जारी रहेगी सेकंड सेशन के अंदर भी। वो द्वितीय सेशन के भी हमारे अध्यक्ष हैं। इस वक्त हम सूबेदार मेजर यादव और पंजाब राव आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके जिन लोगों का अभिनंदन होना है वो सेकंड सेशन में। और सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अब हम छोटी माँ जी से अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया वो आए और 2 मिनट में अपनी बात कह के इन लोगों को खाने के लिए इजाज़त दें। आदरणीय मंच, आरएसएस के सारे कार्यकर्ता, भारतीय संस्कृति के कार्य करने वाले वरिष्ठ नागरिक, श्रीमान विनोद जी टिबड़ेवाला का जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो महासभा का अधिवेशन का आयोजन किया है, उसके लिए आप सभी का मैं अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेम पूर्वक साधुवाद और अभिनंदन करना चाहूंगी। मैं जानती हूं कि वक्त नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी भूख है वो है पेट की। कहते हैं इंसानों को अगर ठीक करना है तो पहले उसके पेट को ठीक करो, विचार तो ऐसे ठीक हो जाएंगे। पिछले कई सालों से, कई वर्षों से माय ग्लोरियस शिविर के दौरान कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, राजस्थान के सीमाओं से लेकर मणिपुर के पहाड़ों तक कई बड़े बड़े सेमिनार्स और लेक्चर्स लिए। और उस दौरान कई घरों, पेरेंट्स से, इंडिविजुअल व्यक्ति से मुलाकात हुई। उस मुलाकात में एक ही चीज की जो कमी नजर आई, उसकी बात 2 मिनट में आपसे वाइंड अप करना चाहूंगी।
वैसे देखा जाए तो जो सोच के आई थी मैं, मेरे पहले जिन्होंने बोला उन्होंने सारा मेरा एक पन्ना तो बोल ही दिया है। तो वैसे तो मैसेज जो था वो पहुंच ही गया, लेकिन जिस चीज की कमी हमें पूरे देश में लग रही है, आरएसएस के इस प्रोग्राम में पहली बार मेरा आने का मौका मिला। विनोद जी जब नासिक निर्वाणा नेचुरोपैथी में आए थे तब मुलाकात मेरी पहली बार इनसे हुई। वैसे बगड़गा कॉलेज में 10 साल पहले मुझे एज ए सेमिनार के लिए वहां बुलाया था, लॉन्ग बैक। लेकिन जिस चीज की कमी पूरे दुनिया में देश में नजर आती है दोस्तों, अभी पवन जी ने भी उसके बारे में छोटा सा उल्लेख किया था, वो है हमारे संस्कार। जिस संस्कारों की कमी हमारे जीवन में आ चुकी है, जहां बच्चों के पास टाइम नहीं है, माता पिता के पास टाइम नहीं है, घर में 4 लोग एक दूसरे के साथ बैठे हैं लेकिन व्हाट्सएप पे किसी और के साथ। कहते हैं कि हमारा देश ये रिचेस्ट देश बनना चाहिए, मोदी जी ने नारा लगाया है। अभी मैं किसी पक्ष के खिलाफ या पक्ष के साथ हूं या नहीं हूं, ये बिल्कुल मैं नहीं कह रही हूं। मैं सच्चाई आपके साथ में छोटे से शेयर करना चाहूंगी। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो मोदी जी तक जरूर पहुंचाना। अगर इस देश को सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, अगर इस देश को फिर से अगर अमीर देश बनाना चाहते हैं, कैसे बनेगा? काला धन वापस लाकर, $1500 बिलियन, या टैक्स वसूल करके, या डिमोनेटाइजेशन से करके देख लिया, नहीं होगा। इस देश में अगर क्रांति लाना चाहते हैं, इस दुनिया से शराब बंद करवा दीजिए। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। 5 स्टार होटल में जाकर एक इंसान 6000 रुपए का एक पैक पीता है। आप जानते हैं एक स्त्री 30 दिन जब किसी के घर में जाके बर्तन साफ करती है तो उसको 6000 रुपया वेतन मिलता है। और उससे भी शर्म की बात तब होती है जब उसका रात को पति उसकी चोटी पकड़ के 4 चाटे मार के वो पैसा लेकर देसी विदेशी ठर्रे में जाकर पी कर आकर रात को अपने मासूम बच्चों को पीटता है। बस करो यारो, शर्म आती इस बात को देखकर। इलेक्शन जीते तो दारू पार्टी, इलेक्शन हारे तो दारू पार्टी। प्रोग्राम सक्सेस हो गया तो पार्टी करनी है, प्रोग्राम फेल हो गया तो दुख तो मनाना ही पड़ेगा। चाहते हैं कि इस दुनिया से दुर्घटना बंद हो जाए, रेप बंद हो जाए, हत्याकांड बंद हो जाए, बेटी को बेचना बंद हो जाए हवस को मिटाने के लिए। चाहते हैं कि दहेज के चक्कर में बेटियां जलना बंद हो जाए, शराब बंद करिए। मेरी आवाज को अपनी आवाज बनाइए और चाहते हैं कि इस आवाज को इतना ऊंचा ले जाए कि हिंदुस्तान की आवाज बनाए। इस देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है। 1925 में हेगड़ेवार जी ने जब आरएसएस का निर्माण किया था, क्या सोच के कि देश आजाद होगा, उन्हें क्या पता था कि कुछ समय के बाद देश फिर शराब का गुलाम बन जाएगा, फिर व्यसन का गुलाम बन जाएगा। और आज जवान बच्चे निराशा में, डिप्रेशन में भटक रहे हैं। हमारे देश की आत्मा शक्ति खत्म हो चुकी है, आत्म संतुष्टि खत्म हो चुकी है। और इसके लिए कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी। इस देश को स्वर्ग बनाना है तो पहले इस शराब भरे जहर को इस हिंदुस्तान से बाहर निकाल कर फेंकिए। हर इंसान अमीर बन जाएगा, हर इंसान के पास पैसा हो जाएगा, ना कोई चोरी करेगा, ना कोई डाका डालेगा। मैं चाहती हूं और डेफिनेटली ये मेरा संकल्प है, आज नहीं तो 2 साल बाद एक अच्छे प्लान के साथ मैं इसका आमरण उपोषण करने वाली हूं शराबबंदी के लिए। महिलाएं तो मेरे साथ में, पुरुषों में दम नहीं है, क्योंकि उनकी इंद्रियों पे इनका कंट्रोल नहीं है, इसलिए ये ताकत हिम्मत दिखाई नहीं सकते। कुछ देर पहले एक माँ ने शिवाजी की बात की थी। यस, मैं महाराष्ट्र में जन्म लिया मैंने, मुझे गौरव है। शिवाजी की बात को, 2 लाइन की बात को कह के अपने इस वाणी को विराम करना चाहूंगी। सोमदेव शिवाजी का सेनापति, मुगल राजाओं को लूटकर शिवाजी ने महाराष्ट्र का निर्माण किया, ये हम सब जानते हैं। दरबार भरा हुआ था, शिवाजी महाराज सिंहासन में बैठे हुए थे, बगल में जीजा माता थी। एक मुगल राजा को लूटने के बाद में सोमदेव जो उसका सेनापति था, सोने, अशरफिया, जवाहरात आई और 4 कुम्हार लेकर एक डोली लेकर आए भरे दरबार में। डोली को दरबार में रखा गया और उस डोली से बाहर एक सुंदर सी मुगल स्त्री, अप्रतिम मुगल स्त्री बाहर आई, थरथराती और कांपती हुई, क्योंकि उसको अंदर से पता था जब युद्ध में जीती वाली स्त्री के साथ क्या व्यवहार होता है, इसको अंदर से मालूम था। जब वो घबराती हुई बाहर आई, मेनू डिस्कस हो रहा है शायद, जब वो घबराती हुई बाहर आई, सोमदेव ने शिवाजी को कहा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, एक और भेंट यहां अर्पण है जो खुद चंदा को दर्पण है, इससे भी सुंदर रूपाली ब्रह्मा जी ने रच डाली, अम्मत का बेटा किस आया, सोमदेव तोहफा लाया। शिवाजी को कहता है सोमदेव तोहफा लाया। जैसे शिवाजी ने सुना
से घुर्राती हुई आवाज में उठे और कहते हैं, सोमदेव, तुम जानते नहीं कि शिवाजी किन सिद्धांतों को जीता है, किस विचारों को जीता है। एक पुरुष एक स्त्री का भोग तभी कर सकता है जब वो 3 तीर्थों को पार करता है। पहला तीर्थ जब उसको हर स्त्री में अपनी मां नजर आए, दूसरा तीर्थ जब उसको हर स्त्री में अपनी बहन नजर आए, और तीसरा तीर्थ जब उसको हर स्त्री में अपनी बेटी नजर आए। और उस स्त्री को शर्म के मारे शिवाजी ने अपने नजरों को स्त्री के चरणों में गड़ाते हुए कहा, धर्मत भारत की सन्नारी, धर्मत भारत की सन्नारी, जो देखी मैंने छवि थारी, तो एक विचार उठा मन में, जो तू मेरी मां होती जीवन में तो मैं भी होता रूपाला, तेरे आंगन का उजियारा तो मैं भी होता रूपाला, और तेरे आंगन का उजियारा सुनकर आंखों से लगी झड़ी, सुनकर लगे आंखों से झड़ी, और जाके शिव के चरणों में पड़ी। जीजा माता उसी दरबार में बैठी थी। जीजा माता खड़ी होकर कहती है, बचपन में जो दी शिक्षा थी बस उसकी आज परीक्षा थी, मैं धन्य हुई शिवल्या, और शिव ने जाकर पकड़ा मां का पगलिया। शिव ने जाकर पकड़ा। देश का उद्धार, समाज का उद्धार, राष्ट्र का उद्धार तभी होगा जब हमारे संस्कारों की जड़ें मजबूत होगी। 50 माले की बिल्डिंग तो हमने बना दी है, लेकिन जड़ें कमजोर हो चुकी है, और इन जड़ों को मजबूत बनाने के लिए पहले शराब, तंबाकू और सिगरेट, इसको देश के बाहर निकाल कर फेंकिए, उसके बाद नोटबंदी करिए, उसके बाद जाके मोर्चा लगाइए, तब तक कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। देश को सोने की चिड़िया का गौरव फिर से हासिल हो सकता है। हम तो भारतीय संस्कृति में रहने वाले लोग हैं, और मेरी आवाज के साथ में 1-2 साल बाद प्लान करने के बाद डेफिनेटली मैं महिलाओं को लेकर मोर्चा उतारूंगी। 10 साल, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, देखते कितना दिन। जब एक रात में मोदी ने इधर से उधर कर दिया, किसने क्या किया हम कुछ नहीं जानते हैं। जब हमने उसको स्वीकार किया तो इस बंदी के लिए डेफिनेटली आप लोग तो मेरे साथ में आगे जरूर बढ़ सकते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हम सब छोटी जी के साथ हैं। 2 मिनट रूपा जी बोल देंगी आशीर्वचन। 2 मिनट सेकंड सेशन। नमस्कार किसको करूं? जो आप सुन रहे हैं खाली पेट, या हम सुना रहे हैं खाली पेट? आज तो नमस्कार विनोद जी को करने लायक है। उनका जन्म आज के दिन का है, सो खूब खूब मुबारक हो। उसमें 1 मिनट तो चली गई, अभी बाकी रह गई दूसरी 1 मिनट। दूसरी 1 मिनट में कई बार हम टीचर लोग ये करते हैं कि बच्चों को दे देते हैं, सब लोग एक ही चीज़ करो। हमें आज इतना ही कहना है कि छोटी माँ ने जो कहा उससे हम बड़े हो सकते हैं, वही बात है। और वो बातें अगर हम नहीं करेंगे तो छोटी माँ से भी हम इतना सूक्ष्म हो जाएंगे। नष्ट होने के कारण हम जिंदा रहेंगे, जिंदा होने के कारण हम नष्ट हो जाएंगे। सो आज हमारी ये एक विनंती है कि हर एक पुरुष को ये 3 लोग एक स्त्री में दिखने चाहिए, और ये 3 चीज़ें, दारू, गुटखा का जो भी सिगरेट निकलनी चाहिए, निकालनी है। उसको कौन निकालेगा? जो कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूमर्स है, उनको काम करना है। बीबियाँ दारू के लिए घर में मार खाती है, गुटखा के लिए बीबियों को भी अभी साथ में लिया जा रहा है, और सिगरेट तो इट बर्न्स यू। इतनी टीवी पे है एडवर्टाइजमेंट्स, अपने को कहीं भी असर नहीं होती है। इतनी सी सिगरेट को हम वश हो जाते हैं, तो संस्कृति क्या चीज़ है, देश क्या चीज़ है। तो प्लीज़ सर झुका के कहिए, अपने आप को शर्मिंदा मत कीजिए, आगे बढ़िए। जो चीज़ नहीं लेने लायक है उसका इनकार करना सीखो, तो फिर हम पाकिस्तान का बड़ा इनकार कर सकते हैं। बस मेरी 2 मिनट हो गई, आपको मैं और नहीं रुकूंगी, बट ये ज़रूर कहूँगी कि स्त्री के पीछे बहुत सारी शक्तियाँ हैं। तो वो पुरुष के पीछे तो इतनी बड़ी स्त्री है,
तो ये शक्ति का एडवांटेज पुरुष क्यों नहीं लेता है? उसको रिजेक्ट करता है, उसको मोलेस्ट करता है, उसको हैरान करता है, परेशान करता है। तो स्त्री की शक्तियां क्या सिर्फ हमने मंदिरों के लिए ही रखी है, घर में नहीं? सोचिए। और शायद हम स्त्रियों को भी कहीं ना कहीं डेयरिंग बनना होगा। पाकिस्तान तक तो हम कब पहुंचेंगे? हमारे बेटों तो पहुंच गए हैं, बट घर में प्लीज we will have to become more daring, more demanding, and the men will have to learn it. संस्कृति भी स्त्रीलिंग है और उसको आप अपनाना चाहते हो, ऊपर चढ़ाना चाहते हो, ऊंचे रखना चाहते हो, तो घर की स्त्रीलिंग को छोटापन, छोटा 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 क्यों कर रहे हो?